हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी बसंत कक्षा 6 एक और पाठ को पढ़ना और उसको समझेंगे। पाठ 12 संसार पुस्तक है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में कभी न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानवर चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम इनकी किताबें पढ़ें तो और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, यह और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह कि उस समय उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी सुंदर पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है, छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे
पढ़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी लिखने के लिए हमें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबें से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोला चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना, चमकीला और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। उस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। देखो, ये है हमारा प्राकृतिक वातावरण। तुम उसे पा गई, और अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू के एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये लिखित है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि प्राकृतिक वातावरण से हम कितनी चीज़ें जान सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं। लेखक के बारे में। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर सन 1889 और जन्म 14 नवंबर सन 1889 और मृत्यु 27 मई 1964। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। उनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो ये थे हमारे नेहरू जी। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर है, लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियां, जंगलों
हड्डियां आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जा सकता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर है, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर है, गोल चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर धकेले जाने के कारण उसके कोण घिस घिस कर गोल और चमकदार बन गए हैं। अगला, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखो। उत्तर है, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? इस पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, नेहरू जी ने बताया कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर है, हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्ष में जाकर यह ठंडी हुई। फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उत्तर है, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ की नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगला प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? उत्तर है, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। अगला प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर है, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार और औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा व वृक्ष को छीलने के लिए छीलने वाले औजारों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। अनुमान और कल्पना, हर चीज़ का निर्माण एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण में कहानी कुर्सी, गद्दे, रजाई का निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की भी कहानी होती है। कल्पना करो कि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उससे दूध से छेना बन गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम रसगुल्ला पड़ा। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ चीज़ के बारे में जानकारी एकत्र करनी होगी।
ऐसी ही रोटी की कहानी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। मैं रोटी हूँ, मैं अपने बारे में कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूँ के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुई, फिर इसमें अनाज की फलियाँ लगीं, बालियों के पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूँ पड़ गया, मुझे दुकानदारों में खूब बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया, मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा और घर में जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी से गूँथा गया, फिर गोल गोल गोले बनाकर बेलकर मुझे तवे पर तंदूरी में सेका गया, उसके बाद फूल कर कुप्पा हो गई, फिर मेरा नाम रोटी पड़ा। अगला प्रश्न है, इसी बीच दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी प्रक्रियाओं को पढ़ो। क्या इनमें लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? धकेलना, गिरना, खिसकना। तो लुढ़कना है, दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। धकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से धकेल दिया। गिरना, किताब टेबल से नीचे गिर गई। खिसकना, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने के लिए जगह दी। अगला प्रश्न है, चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। जैसे पत्थर का पथरीला, कांटा का कटीला, रस का रसीला, जहर का जहरीला, ये सब हैं। अगला प्रश्न है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय एक प्रकार होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को जोड़ने के वाले कुछ अव्यय दिए गए हैं, रिक्त स्थानों में लिखो। जैसे कृष्णन फिल्म देखना चाहता था क्योंकि मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे ना कि जलंधर। छुट्टियों में हम सब सारे संपूर्ण वाक्य देखिए। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जलंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लें। यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, ना कि फ्रेंच। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने पत्र किसको लिखा? तो अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा। लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? लेखक के पत्रों का संकलन पिता के पत्र पुत्री के नाम से है। अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? तो पहाड़ों को, नदी और मैदानों को, पक्षियों और पेड़ों को, उपयुक्त सभी को। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है? तो सबसे पहले शब्दांश सीखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? उत्तर है, हम इतिहास में विभिन्न देशों के बीते हुए समय की जानकारी पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। अगला प्रश्न है, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? उत्तर है, पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान
रखना पड़ेगा। उत्तर है, दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस प्रकार रूप बदल जाता है? एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? उत्तर है, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते छोटा होता जाता है और अंत में रेत का कण बन जाता है। अगला प्रश्न है, पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताते हैं? उत्तर है, पत्थरों की कहानी उनके ऊपर लिखी हुई है। यदि हमें उसे पढ़ने और समझने की दृष्टि हो तो हम यह कहानी जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने पुत्री को क्या सलाह दी? उत्तर है, नेहरू जी ने पुत्री को कहा कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का हाल जानने का शौक़ है, जो तुम्हें सब देशों को और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अगला प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर है, गोल चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। एक समय यह रोड़ा एक चट्टान का टुकड़ा था जिसमें किनारे और कोने थे। वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा। जब पानी के साथ बहकर वह नीचे आ गया और घाटी तक पहुंच गया, वहां से एक पहाड़ी ने नाले में धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। पानी के साथ निरंतर धकेल जाने के कारण उसके कोने घिस गए। दरिया उसे आगे बहाकर ले गई और इस प्रकार की निरंतर प्रक्रिया के साथ वह गोल चमकदार चिकना हो गया। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया? उत्तर है, जब लेखक और उनकी पुत्री साथ साथ रहते थे तो लेखक अपनी पुत्री नेहरू जी से कई प्रश्न पूछा करती थी। नेहरू जी तब उसके प्रश्नों और बातों का उत्तर दिया करते थे। जब लेखक की पुत्री अपने पिता से दूर मसूरी में थी तो उन दोनों में बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः लेखक ने बड़े सरल सहज तरीके से कोई दुर्लभ जानकारियां देने के लिए इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं पत्रों के माध्यम से लिखने का इरादा किया। तो ये था पिता का पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के माध्यम से जो नेहरू जी अपनी पुत्री के लिए लिखा करते थे, उसको समझाने के लिए, जिससे वह वे सामने आमने होकर बातचीत नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही आगे की वीडियो में आगे के पाठों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।